हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। और कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे उसमें पहले पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। और इसमें है रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 से लेकर 60 ईस्वी और पुनः 1765 से लेकर 67 ईस्वी। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन की जो स्थापना हुई थी वो बंगाल में हुई थी, और ये शासन स्थापित करने में रॉबर्ट क्लाइव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कह रहा है इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, यानी बंगाल में जो द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत करता है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। अब इनको थोड़ा समझिए। कह रहा द्वैध शासन क्या था। द्वैध शासन जो था, जैसे नवाब तो था बंगाल के ही, सिराजुद्दौला की हत्या करने के बाद मीर जाफर नवाब बनता है। तो नवाब की जिम्मेदारी थी शासन प्रशासन चलाना, सुरक्षा व्यवस्था कायम करना, लोगों के अमन चैन के लिए कार्य करना। लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग थे, जैसे राजस्व टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले जो थे, ये सब अंग्रेज ने क्या किया था, अपने पास रख लिया था। तो दोहरी शासन था। तो लोगों को अमन चैन लोगों में स्थापित करना नवाब की जिम्मेदारी थी, जबकि जो आमदनी के क्षेत्र थे, जिस क्षेत्र के माध्यम से अंग्रेज पैसा कमा सकते थे, वो क्षेत्र वो अपने अधीन रखा था। यही दोहरी शासन था। अब आगे बढ़ते हैं। जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी, यही दोहरी शासन थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था, जो दिल्ली से शासन करता था, उनके माध्यम से इलाहाबाद की द्वितीय संधि करता है। क्योंकि बक्सर का जो युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव के बीच, और त्रिगुट जो निर्माण हुआ था, एक अवध के शासक थे शुजाउद्दौला, बंगाल का था, मीर जाफर के जो दामाद थे, और तीसरा था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों ने मिलकर के, यानी शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों ने मिलकर के एक गुट का निर्माण किया। और एक तरफ से ये तीनों गुट थे और दूसरी तरफ से ब्रिटिश सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। और इस युद्ध के बाद जीत हो जाती है अंग्रेजों की, और उसके बाद वो अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि करता है। और मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय था, उनके साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि करता है 1765 में। और यही इलाहाबाद की द्वितीय संधि के माध्यम से उनको अपने संरक्षण में ले लेता है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट है, बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान बनाए थे, जिसमें बंगाल के क्षेत्र के लिए जो था मोहम्मद रजा खां को बनाया था, और बिहार क्षेत्र के लिए जो उपदीवान था वो राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्य गवर्नर थे बंगाल के बेरलास्ट 1767 से लेकर 69, कौटियार 1769 से लेकर 72, और वारेन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1774 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर कहा जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट लाता है, ये पहला एक्ट है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया जाता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने के बाद, और ये 1773 में आता है। और उसके बाद कह रहा है बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका मतलब है कि जो पहले बंगाल के गवर्नर थे, अब वो पूरे भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र जहां जहां था वो सब का गवर्नर उसको बना दिया गया, और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इनका कार्यकाल भी अब निर्धारित कर दिया गया, ये 5 वर्ष तक कार्य करेंगे। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मद्रास और बंबई जो प्रेसिडेंसी था वह भी जो अंग्रेज के अधीन था, और वहां पर भी उसने गवर्नर बना रखा था, जो सबसे उच्च अधिकारी होता था। उनको भी क्या किया, बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उनके अंडर में कर दिया, यानी सबसे सर्वोच्च बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल का गवर्नर यदि पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव,
और बंगाल के गवर्नर जनरल प्रथम पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम आएगा। 1774 से लेकर 85 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा था। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। अब वारेन हेस्टिंग्स जो है एक क्लर्क के रूप में 1750 में कलकत्ता आया और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। उनकी कार्यकुशलता, उनकी एबिलिटी इतनी अच्छी थी जिसके कारण अंग्रेज ने उसे पहले तो कासिम बाजार का अध्यक्ष बनाता है, बाद में बंगाल का गवर्नर बनाता है, उसके बाद कंपनी का गवर्नर जनरल बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से लेकर 85 ईस्वी इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। पैसे का जो कोषागार था जो पहले मुर्शिदाबाद में था उसको वहां से लाकर के कलकत्ता लाता है और 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालत की स्थापना करता है। तो याद रखेंगे कि बंगाल में सर्वप्रथम फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना जिला में जो किया गया था वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बन सकते हैं। फौजदारी अदालत सरदार निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। फौजदारी की जो अदालत थी वो सदर निजामत अदालत के द्वारा निरीक्षित होती थी, यानी फौजदारी अदालत से ऊपर होता था सदर निजामत अदालत जो उनके अंडर में होता था। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था और नाजिम जो एक पद था उनके द्वारा दरोगा की नियुक्ति की जाती थी। जो अदालत की वो चेयरमैन होता था, अध्यक्ष होता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था और दीवानी जो अदालत होती थी उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो कलेक्टर होता था। तो कलेक्टर का सिविल मामले भी था और दीवानी मामले का भी मुखिया कलेक्टर ही होता था। तो कलेक्टर को उस समय बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होते थे। डिस्ट्रिक्ट का जो फौजदारी अदालत होता था वो भारत के जो अधिकारी बनाए जाते थे भारत से उनके अंडर कर दिए थे और जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। काजी का मतलब न्यायाधीश समझिए। तो एक मुफ्ती होता था उनकी सहायता करने के लिए और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय की कार्य की देखभाल करता था और कलेक्टर के अंडर ही ये सारे कार्य होते थे। इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी कलेक्टर को थी, यानी कलेक्टर को बहुत ज़्यादा अधिकार था। इस समय अभी उतना अधिकार नहीं है। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की जाती थी। अब दीवानी अदालत क्या था, फौजदारी अदालत? दीवानी अदालत में जो सिविल मामले होते जैसे पति पत्नी से संबंधित विवाद है, लड़ाई झगड़ा, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से संबंधित विवाद है, जमीन से संबंधित विवाद है, इनको सुलझाया जाता था। और फौजदारी में क्या होता था, आपराधिक पृष्ठभूमि के जो अपराध होते थे, आपराधिक पृष्ठभूमि की जो गतिविधियां में जो लिप्त होते थे, उस तरह के जो अपराध होते थे उनकी सुनवाई फौजदारी अदालत में की जाती थी। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सभापति जो होते थे काउंसिल का और उसी काउंसिल के 2 सदस्य होते थे राय रायन और वह मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती तथा 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। अब कह रहा है सदर फौजदारी अदालत में जो नायब निजाम होता था वो मुख्य काजी जो मुख्य न्यायाधीश होते थे और मुफ्ती और 3 मौलवी जो होते थे अलग से नियुक्त किए जाते थे और वो लोगों से सलाह लेते थे, उसके बाद वो डिसीजन देते थे, न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालत के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेज दिए जाते थे। अब दीवानी न्यायालय जो निर्णय देता था, फौजदारी अदालत जो निर्णय देता था, उसके आगे यदि अपील करना है तो वो सदर अदालत में अपील होती थी, वहां उस न्याय को भेज दिया जाता, उन जजमेंट को वहां लाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया गया था। यही तो अंग्रेज की यहीं से फूट डाले की व्यवस्था एक तरह से उसकी नींव पड़ जाती है। कहा दीवानी जो मुकदमा होता था उसमें जातीय कानून बनाया गया था। हिंदुओं के लिए हिंदू कानून बना रखा था और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून बना रखा था, तो उसके माध्यम से न्याय किया जाता था। जबकि फौजदारी जो ये होता था दीवानी अदालत में, इसको ध्यान रखेंगे, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था और फौजदारी जो होता था उसमें ओनली फॉर मुस्लिम कानून को लागू किया गया था। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत के शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया था। अब देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1772 ईस्वी में और उनको अधिकार दिया गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसको नियंत्रित करें। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, भारत में जो द्वैध प्रणाली चल रही थी यानी शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी जो नवाब की थी और टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी विदेशी विभाग, सैनिक मामले जो अंग्रेज के अधीन थे, उनको उसने क्या किया, खत्म कर दिया। यही था द्वैध प्रणाली को समाप्त कर देना। और कंपनी को क्या किया, कंपनी का ही शासन था,
बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया और कंपनी को कहा कि बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा प्रांत की जो शासन है उसको आप संभालें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद राजा खां, जो बंगाल के लिए नियुक्त किया था, और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। ये वारेन हेस्टिंग्स ने इसके बाद ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की जो विधवा मुन्नी थी, यानी विधवा मुन्नी का मतलब उसकी पत्नी का नाम मुन्नी बेगम था, को उनका संरक्षक नियुक्त किया था। 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद राजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। अब क्या करता है, मुन्नी बेगम का संरक्षक जो राजा खां था हटाकर मुन्नी बेगम को हटा देता है और मोहम्मद राजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया था। और इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने ही कलकत्ता में पहली मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा की स्थापना किया था। कलकत्ता में कब, 1781 में, याद रखेंगे। तो कलकत्ता में जो प्रथम मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हेस्टिंग्स के ही समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापित किया था। जोनाथन डंकन जो थे उसी ने कह रहा है बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करता है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। ये पूछे जाते हैं प्रश्न। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम्स विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। हेस्टिंग्स के ही समय में विलियम्स विल्किंस जो था वो गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी में और उसको गवर्नर जनरल जो हेस्टिंग्स था वो संरक्षण दिया था, प्रोटेक्शन दिया था। आगे बढ़ते हैं। इसी के समय में, यानी वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में, सर विलियम्स जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करता है। याद रखेंगे, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में। किसके द्वारा किया गया, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। तो कब किया गया था, 1784 ईस्वी में। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। और एक काम और महत्वपूर्ण किया था, मुगल सम्राट जो था उनको 26 लाख रुपए की जो वार्षिक पेंशन की व्यवस्था की गई थी प्लासी युद्ध के बाद, तो वो पेंशन को इसने रोकवा दिया, बंद करवा दिया। और इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, और इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में बहुत सारे कार्य किए गए और महत्वपूर्ण कार्य किए गए। रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है 1773 में, तो उसके एक साल बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स और जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था, लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र को सीमित रखा था कलकत्ता तक। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो, और कलकत्ता के बाहर के मुकदमा उस न्यायालय में तभी सुनवाई होती थी जब वाद और प्रतिवाद, यानी दोनों पक्ष जो जिनके बीच लड़ाई होती थी, दोनों पक्ष यदि चाहता कि हमारी मुकदमे की सुनवाई यहाँ होनी चाहिए, तो दोनों के एग्रीमेंट के बाद ही ऐसा हो पाता था। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था, लेकिन इस न्यायालय में था क्या कि भारत के कानून तो नहीं थे, ब्रिटिश का कानून लागू होता था। और इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना तो है ही, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई थी। अब देखिए, महत्वपूर्ण है कि नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाया था वारेन हेस्टिंग्स, और इसके कारण वो बंगाली ब्राह्मण था नंद कुमार, और जिसके कारण उसे फांसी की सजा दिलवा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे। इंपॉर्टेंट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोनों वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था, जब वो भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के तहत सालबाई की संधि होती है 1782 में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ मंगलोर की संधि होती है, और इसी के तहत ये समाप्त भी होता है। तो दोनों याद रखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के तहत मंगलोर की सालबाई की संधि, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ मंगलोर की संधि होती है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पारित हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है
कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आता है और उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में ही ये पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट से और भारत में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना की थी। टैक्स विभाग के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाती जिसका नाम था बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की है। हेस्टिंग्स ने क्या किया, जो टैक्स विभाग था, लगान कहाँ से आता था, टैक्स जहाँ से आता था, उसके हिसाब की देखभाल करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करता है और जिसका नाम था राय रायन। और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजबल्लभ था। इंपॉर्टेंट है, जो पहला जो ये व्यक्ति था वो भारतीय ही था और वो राजबल्लभ था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1750 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोप से मुक्त कर दिया। अब देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो वारेन हेस्टिंग्स को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण वह क्या किया, गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दे देता है। अब वो पहुंच जाता है इंग्लैंड और जब इंग्लैंड पहुंचता है तो बर्क जो व्यक्ति था जो इंग्लैंड के थे उसने उसके ऊपर महाभियोग लगाता है, लेकिन कह रहा है कि 1795 में इस आरोप से उसे, जो आरोप लगाया था बर्क, उससे उसे मुक्त कर दिया गया। 1786 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात यानी बाद लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख सारिस्तार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनों को कागजों की देखभाल करना था। इस पद का प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। लगान के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया था वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन वो जब चला जाता है तो उसके बाद उसका पुनर्गठन किया जाता है और एक नवीन अधिकारी की नियुक्त करता है जिसका नाम था मुख सारिस्तादार। वो सभी कानून को जितने थे उनके कागज की देखभाल करना था और इस पर जो प्रथम व्यक्ति नियुक्त किया गया था वो था जेम्स ग्रांट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल याद रखेंगे, किसी भी कंडीशन में भूलेंगे नहीं, क्योंकि रिंग फेंस जो पॉलिसी है, रिंग फेंस नीति, ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही लाया गया था और ये प्रश्न ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी किसकी देन है, किनके कार्यकाल में आया था, कौन गवर्नर जनरल थे, नाम दे देंगे, घुमा घुमा के पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जॉन मैकफरसन इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया था, यानी ये परमानेंट नहीं था, कुछ समय के लिए, तत्काल के लिए इसको अस्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे, वैसे तो मॉडर्न इंडिया एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपना सुझाव ज़रूर हमें दीजिए।